दोस्तों, खबर ये है कि इमरान खान की सेहत से मुतालिक अगले 100 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पाकिस्तान में हुकूमत ने एक प्लान के मुताबिक इमरान खान की सेहत से मुतालिक खबरों को फैमिली और अवाम से जानबूझकर छुपाया, ताकि जो कुछ होना है जेल में हो जाए और पाकिस्तान की अवाम को कानों कान इसकी खबर ना लगे और हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएं। ये खबरें छुपी नहीं, कुछ सोर्सेज ने इन खबरों को बाहर निकाला और अवाम के सामने और ख़ानदान के लोगों के सामने अब इमरान खान की सेहत से मुतालिक जो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है उसकी बुनियाद पर लोग अब अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं। दुनिया के मुख्तलिफ डॉक्टर्स इमरान खान की सेहत और जो उन्हें बीमारी लाहक है इस हवाले से उनका ओपिनियन अब रिपोर्ट हो रहा है। डॉक्टर आसिम, जो उनके पर्सनल नॉलेज है, उनका जी एक इंटरव्यू जिसमें उन्होंने अगले 100 दिनों को किस लिए अहम करार दिया। डॉक्टर आसिम ये कहते हैं कि बदकिस्मती से हमें मुकम्मल मालूमात नहीं मिली, लेकिन इमरान खान की आंख के हवाले से अब तक जो इतलात रिकॉर्ड पर मौजूद है उनके मुताबिक सूरत हाल इंतहाई संजीदा है और इमरान खान को फौरी मुस्तकिल इलाज की ज़रूरत है और वो इलाज जेल में किसी सूरत भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जेल में तमाम सहूलियात मौजूद नहीं हैं। ये तमाम लोग जो आपको इस वक्त खबरें दे रहे हैं और हमारे तजर्बे की रोशनी में मुसलसल इमरान खान को डॉक्टर की ज़रूरत है, जिसे जानबूझकर डिनाई किया जा रहा है, एक्सेस नहीं दिया जा रहा। डॉक्टर साहब ये भी कहते हैं कि मैं तवील अरसे से इमरान खान का मौलिज हूँ। मैंने जेल में भी इमरान खान का 5 से 6 मरतबा तिब्बी मुआयना किया। आखिरी मुआयना नवंबर 2024 में किया और तब से लेकर अब तक इमरान खान को कोई सीरियस बीमारी नहीं थी। लेकिन ये जो बीमारी है जिसका जिक्र उन सोर्सेज के ज़रिए और फिर अब जो कन्फर्मेशन हुकूमत के प्रेस रिलीज़ की शक्ल में हमारे सामने आई, इससे पता ही लगता है कि अगले 100 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जिस बीमारी के हवाले से बताया जा रहा है, इसे मुसलसल आपने ऑब्जर्वेशन में मरीज को रखना होता है, लेकिन इमरान खान को इस ऑब्जर्वेशन में नहीं रखा जा रहा। जेल का माहौल जी आपके सामने है, खासतौर पे आंख का मामला, इन्फेक्शन, दीगर मामलात और फिर जिस तरह से एक ब्लॉकेज है आंख के अंदर, उसको ख़त्म करने के लिए आपको मुस्तकिल ऑब्जर्वेशन में इमरान खान को रखना पड़ेगा। दोस्तों, अब ये बीमारी कौन सी है और दुनिया के डॉक्टर्स इस हवाले से क्या कह रहे हैं। इमरान खान में आंखों की एक संगीन बीमारी की तशखीस हुई जिसे CRVO, सेंट्रल रेटिनल विजन एक्लूजन कहा जाता है। ये आर्जा अमूमन उम्र रसीदा अफराद में पाया जाता है और इसका ताल्लुक दिल और खून की नालियों से जुड़े खतराती अवामिल जैसे हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती, ज़ियाबतीस और दिल की बीमारियों से आप इसको जोड़ सकते हैं। यानी अगर आप में ये तमाम जो अलामात हैं मौजूद हैं, बीमारियां मौजूद हैं, तो यकीनन ये आने वाले ख़तरे की निशानदेही करता है। और दोस्तों, दुनिया के मुख्तलिफ डॉक्टर्स जो अवेलेबल रिकॉर्ड है या जो प्रोसीजर जिसका हुकूमत ने जिक्र किया, इस बुनियाद पर अपनी ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं कि इमरान खान को क्या बीमारी है और अगले 100 दिन क्यों अहम है और इमरान खान को किस किस्म की ऑब्जर्वेशन पे रखना चाहिए। इस बीमारी के हवाले से डॉक्टर्स ये बताते हैं कि इमरान खान की आंखों में एक संगीन बीमारी की तशखीस हुई जिसे सेंट्रल रेटिनल विजन ओक्लूजन कहा जाता है। यार्जा अमूमन उम्र रसीदा अफराद में पाया जाता है। इसका ताल्लुक दिल और खून की नालियों से जुड़े खतराती अवामिल जैसे हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती, ज़ियाबतीस और दिल की बीमारियों से होता है। यानी अगर आप में ये तमाम बीमारियां मौजूद हैं या फिर ऐसे अवामिल या ऐसी अलामात ज़ाहिर हुई, तो यकीनन ये इन तमाम ख़तरनाक बीमारियों से जुड़ा हुआ है और इसकी एक वजह बन रहा है। अब ये जो माहिर अमराज़ चश्म, उन्होंने एक और चीज़ जो इसमें एडिशन ये किया कि CRVO इस वक्त होता है जब रेटिनल आंख के पर्दे से खून वापस ले जाने वाली मरकजी रग, जिसे सेंट्रल रेटिनल वेन कहा जाता है, वो अगर बंद हो जाती है, जो अमूमन खून के क्लॉटिंग के बायस जो है, यानी लोथड़े अगर उसमें छोटे छोटे बन गए हैं तो इस वजह से ये क्लॉटिंग हो सकती है और इस रुकावट के नतीजे में खून की रवानी मुतासिर हो जाती है, जिसे रेटिनल यानी रेटिना के अंदर स्वेलिंग हो जाएगी। खून का जो बहाव है वो बाज़ दफ़ा आंख के अंदर खून बहने की कैफियत पैदा हो जाती है और इसके बायस नज़र अचानक से बतदरीज कमज़ोर होती चली जाती है, जिसका जिक्र इमरान खान ने भी किया। अब ये मामला शुरू कैसे हुआ था, मेरे 2-3 लोगों से इंतहाई ज़िम्मेदार हैं, उनसे मैंने बात की। डॉक्टर्स भी उनमें से कुछ हैं और कुछ जो कंसर्न क्वार्टर्स को डील करते हैं जहाँ से इस तमाम फैसले हो रहे हैं। वो ये बताते हैं कि इमरान खान ने शिकायत की कि मेरी जो राइट आंख है उसमें नज़र जो है वो कम हो रही है, बिनाई कमज़ोर हो रही है। तो उसके बाद ये तमाम प्रोसीजर जो है उसका आगाज़ हुआ। अब ये जो सीनियर माहिर चश्म, उन्होंने इसमें एक एडिशन ये भी किया है कि CRVO के मरीज़ों को करीबी और मुसलसल निगरानी की ज़रूरत होती है। ये नहीं हो सकता कि आपने को प्रोसीजर किया और आप चले गए। इमरान खान की जो सेहत है, इमरान खान की जो उम्र है और जो उनका स्ट्रेचर है, ये डिमांड करता है, ख़ासतौर पे अगर कोई आम बंदा भी होता उसके लिए भी ये ज़रूरी था। एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, लेकिन कि इमरान खान की एक हाई प्रोफाइल कैदी, पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर, उसके लिए रियासत क्या कर रही है,
کیا یہ مسلسل آبزرویشن میں ان کو رکھا جائے گا؟ یہ نہیں ہوگا کہ عمران خان نے کہا کہ یار میری طبیعت خراب ہو رہی ہے اور آپ آئیں اور کہیں گے ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں، اور 3 دن کے بعد 4 دن کے بعد عمران خان کو خاموشی سے کسی ہسپتال میں منتقل کیا جائے، آپ علاج کریں اور آپ لا کر دوبارہ ان کے سیل میں بند کر دیں۔ مستقل مکمل آپ کو نگرانی کی ضرورت ہے، جو عمران خان کی دوستوں نہیں کی جا رہی۔ دوستوں اس بیماری کو بعض اوقات غیر رسمی طور پر 100 دن کا گلوکوما بھی کہتے ہیں۔ یہ جو میں نے 100 دن کی بار بار آپ کے سامنے یہ جو بات میں رکھ رہا ہوں کہ 100 دن اگلے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، تو ان 100 دنوں کے اندر کیا کچھ ہو سکتا ہے اگر اس کا آپ نے علاج نہ کیا تو اس کے بہت ہی خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں۔ ڈاکٹرز یہ بتاتے ہیں کہ جو دراصل نیو ویسکولر گلوکوما کی طرف اشارہ ہے، یہ ایک پیچیدہ ہے جو شدید ریٹینل وین اوکلوژن کے بعد پیدا ہو سکتی ہے، جب غیر معمولی نئی خون کی نالیاں بنتی ہیں اور آنکھ کے دباؤ جو ہے اس کے اندر بڑھ جاتا ہے، یعنی پریشر اگر آپ نے اسے ریلیز کرنا ہے تو اس کا پروسیس ہے۔ مستقل آبزرویشن میں عمران خان کو رکھا جائے۔ عام جو آپ اور میں اور جو لوگ ہیں اگر انہیں یہ بیماری خدا نخواستہ ہو جائے تو وہاں پر بھی آبزرویشن میں مسلسل رکھا جاتا ہے، لیکن عمران خان کے لیے کیا آبزرویشن ہے؟ حکومت نے کون سا سسٹم ان پلیس کیا؟ وہ میکنزم کیا ہے؟ ڈاکٹرز کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ دیکھیں یہ ایک کرمنل نیگلیجنس کیسے ہے دنیا میں، جہاں بھی جو بڑے بڑے آپ کے ہاسپٹلز ہیں امریکہ، برطانیہ، یورپ کے، جب بھی آپ کسی آپریشن کے لیے جاتے ہیں تو ڈاکٹر کا ایک ریکارڈ پبلکلی اویلیبل ہوتا ہے۔ وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کو ڈاکٹر کے اوپر اعتراض ہے یا وہ جاننا چاہتا ہے کہ اس نے کتنے کامیاب آپریشن کیے یا کیا یہ اس پروفیشن کا ماہر ہے، تو اس کا پبلک ریکارڈ موجود ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر ان ڈاکٹرز کے بارے میں مکمل انفارمیشن جو چھپائی جا رہی ہے، اب ہمیں نہیں پتا، خاندان کے لوگوں کو نہیں پتا، پاکستان کی حکومت کو صرف پتا ہے، بلکہ ان کو بھی نہیں پتا کہ یہ ڈاکٹرز کون ہیں، ان کے نام کیا ہیں، ان کی کوالٹیز کیا ہیں، ان کی اسپیشلائزیشن کیا ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر فیصل اور باقی لوگ جو ہیں وہ اپنا کنسرن شو کر رہے ہیں کہ اگلے 100 دن بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ تو اس میں ایک چیز میں ایڈیشن یہ کر دوں کہ اگلے 100 دنوں میں، یعنی آج کے بعد یہ جو اب ٹائم شروع ہونے جا رہا ہے، اس میں عمران خان کو انجیکشن کی ضرورت پڑے گی۔ باقاعدہ لوگوں نے کیلکولیٹ کیا کہ اگر پہلا انجیکشن اس تاریخ کو ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب لگایا گیا تو اگلا انجیکشن جو ہے تقریباً 22 تاریخ کو، 23 کو، اور پھر اس کے بعد تیسرا انجیکشن لگے گا۔ لیکن یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ عمران خان کی صحت سے متعلق آپ نے کس قسم کا میکنزم جو ہے وہ ان پلیس کیا؟ عمران خان کو جیل سے کیا باہر دوبارہ لایا جائے گا؟ یہ جو پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر جو ڈیبیٹ اب شروع ہو گئی ایک خبر آنے کے بعد، جسے آپ لوگ چھپا رہے تھے، کیا یہ پورا آپریشن تھیٹر یا پروسیجر روم جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے اندر بنایا جائے گا؟ یہ دنیا کی تاریخ کا پہلا ایک ایسا قیدی ہے اپنے ضمیر کا جس کے لیے عدالتوں کو اٹھا کر آپ اڈیالہ جیل میں لے کر گئے، آپ صحافیوں کو اٹھا کر، من پسند صحافیوں کو آپ اندر لے کر گئے، آپ نظام انصاف کو آپ نے پاکستان کی عدالتوں میں شفٹ کر دیا۔ یہ وہ انصاف ہے جو عام آدمی کو سڑکوں پہ نہیں ملتا، لیکن یہ انصاف آپ نے اٹھا کر عدالت آپ اس لیے اڈیالہ لے کر گئے کہ عمران خان انٹریکشن نہ کر سکے۔ سر یہ انٹریکشن کا معاملہ ہے۔ عمران خان کی بیماری کی بات شروع ہوئی تو پاکستان میں عوام سڑکوں پر، اور سہیل افریدی جس طرح سے اس کو لیڈ کر رہے ہیں، ان کو معلوم تھا کہ اگر یہ معاملہ عوام کے پاس گیا اور عوام کو پتہ لگا تو عمران خان تو ساری باتیں کرے گا۔ اگر اس کی بیماری کے حوالے سے یہ طوفان آپ کو پاکستان کی سڑکوں پہ جسے سہیل افریدی لیڈ کرے نظر آ رہا ہے، پی ٹی آئی کے اندر نہیں، سڑکوں کی بات کر رہا ہوں، عوام کے درمیان بات کر رہا ہوں، تو ہم نے کس طرح سے اس ایکسیس کو روکنا ہے؟ انہوں نے روک لیا۔ انہوں نے کہا نہیں، عمران خان کی گفتگو، عمران خان کا ایکسیس پاکستان کی عوام سے ہم نے کسی طرح بھی ان کو نہیں دینا، جو عمران خان روزانہ کی بنیاد پر ان سے انٹریکٹ کرے گا، جس کے ٹویٹر اکاؤنٹ کا اتنا خوف ہے کہ عدالتیں کھل جاتی ہیں۔ آپ ایلن مسک کو خط لکھتے ہیں، اگر پورے کا پورا عمران خان باہر آ کر پاکستان کی عوام سے مخاطب کرنا شروع ہو گیا تو پھر ان لوگوں کا کیا بنے گا؟ دوستو انقلاب بہت قریب ہے اور اس میں پاکستان کی عوام نے دھوکہ نہیں دیا۔ 8 فروری کو بھی عمران خان کے ساتھ کھڑی تھی، آج بھی کھڑی ہے۔ یہی خوف ہے جو ملاقاتیں روکنے سے لے کر، عدالتوں کو اڈیالہ میں منتقل کرنے سے لے کر، اور پھر عمران خان کی صحت کو چھپانے تک آپ کو یہ پوری کہانی جو ہے نظر آئے گی۔ دوستو یہ جسم میں جو بتا رہے ہیں نا CRVO، اس میں ایک ایڈیشن یہ کر دوں کہ یہ جسم میں خون کی نالیوں کی بیماریوں کی علامت بھی ہو سکتا ہے، اس لیے مریض کی مجموعی صحت کے سخت نگرانی کی ضرورت ہے۔ عمران خان کے معاملے میں ڈاکٹرز یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کی دائیں آنکھ کی نظر کم ہونے پر تفصیلی معائنہ کیا گیا جس میں ریٹینا کی امیجنگ شامل تھی۔ یہ OCT معائنہ اڈیالہ جیل میں کیا گیا اور ان نتائج کی بنیاد پر ڈاکٹرز نے ہسپتال میں فالو اپ علاج کا مشورہ دیا، جس کے بعد گزشتہ ہفتے رات گئے انہیں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز PIMS منتقل کیا جا رہا ہے تاکہ تجویز کردہ طریقہ علاج جو ہے وہ کیا جا سکے۔ اب اس پہ کتنی صداقت ہے، کیا ہوگا، پاکستان کی عوام کو سر کچھ نہیں پتا۔ حکومت کو سر ایک راستہ نکالنا چاہیے۔ اگر آپ یہ راستہ نہیں نکالتے تو یاد رکھیے گا، یہاں پہ تو لوگوں نے
नवाज शरीफ की सेहत के ऊपर सिर्फ बयानिए दिए ना, कल को लोग फिर आपको करके दिखाएंगे। अगर कल को खुदा ना खास्ता, अल्लाह ताला सबको जी अपने हिफ्ज़ मान में रखे, किसी को कोई बीमारी ना आए, लेकिन ये जो आप आज बुनियाद रख रहे हैं, इसके ऊपर जो इमारत खड़ी होगी, फिर आपको इसी इमारत के ऊपर जो है इत्तफाक करना पड़ेगा, क्योंकि इस इमारत की टॉप मंजिल पर बैठे हुए लोग फिर अपने दिल से फैसले नहीं करेंगे, अपने दिमाग और अपनी याददाश्त के मुताबिक फैसले करेंगे कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया। नून लीग माजी में यही कुछ करती रही है, इनके दौर में भी ये हुआ। इनसे मैं सवाल किया करता था 2019-20 के अंदर के जब आपकी हुकूमत आएगी क्या आप भी ये करेंगे, तो उस वक्त कहते थे कि नहीं हम सबको माफ़ करेंगे। तो माफ़ करने का आप देख लें अमल क्या है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को पता है सर कि अगर इमरान खान जब तक हमारे सामने अडेला जेल में मौजूद है, ये इस निज़ाम के लिए एक बहुत बड़ा धचका है और हमने किसी तरह इमरान खान को रास्ते से हटाना है। वैसे तो आप हटा नहीं सके, माइनस नहीं कर सके, लेकिन आप अब इस रास्ते पे चल पड़े हैं जहाँ पे इमरान खान की सेहत के ऊपर अटैक किया जा रहा है। तो दोस्तों आपने 100 दिनों को याद रखना है और ये 100 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इमरान खान की सेहत के हवाले से। दोस्तों इमरान खान अपने ज़मीर का, अपने असूलों का कैदी है और जिस जेल में आपने उसे रखा हुआ है, यहाँ पे आप उससे दुनियावी सहूलतें तो छीन रहे हैं, उसकी बुनियादी सहूलतें उससे छीनी जा रही हैं, उसे जेल मैनुअल के मुताबिक जो हकूक़ हासिल हैं आपने उसे डिनाई कर दिया। लेकिन आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इस निज़ाम की जो असल हकीकत है वो कौम के सामने रखी। एक उनका इंटरव्यू है, मैं कोशिश करूंगा कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब का हम भी एक इंटरव्यू करें और उनसे ये तमाम सवालात पूछें कि उन्होंने जेल में वक्त कैसे गुजारा। अब्बासी साहब ये बताते हैं कि मैं और जरदारी साहब जेल में बी क्लास के कमरे में थे, वहाँ बहुत सी सहूलतें थी, 5 कमरे थे और हम एक दूसरे के पास आ जा सकते थे, यानी एक छोटा सा रेस्ट हाउस आप इसे कहें, एक जगह जिसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, वहाँ पे 4-5 कमरे, एक में जरदारी साहब हैं और एक में शाहिद खाकान अब्बासी साहब। वो ये कहते हैं कि एक बंदा आया और उसने कहा कि जरदारी साहब आपको याद कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं उनसे मिलने के लिए चला गया। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो पता चला कि उन्होंने मुझे कहा कि शाहिद परेशान नहीं होना, सारा निज़ाम मेरे हाथ में है, मैंने इंतज़ाम किया हुआ है और खाना वगैरह जो है वो आ रहा है। तो कहते हैं कि इतनी देर में खाना आ गया, हमने खाना खाया और वो आपको बता रहे हैं कि जेल में किस किस्म की सहूलियात उनको मिली हुई थी। आपने देखा होगा कि मरीम नवाज़ जो है ना, वो अपने इक़्तिदार में आने के बाद एक तो उन्होंने एक वीडियो रिलीज़ की उस जेल की जहाँ पे वो कैद थी, तो वहाँ पे आपको टाइल्स नज़र आ रही हैं। फिर एक और वीडियो उन्होंने जारी की, वो रेस्ट हाउस दिखाया गया जहाँ पे पूरे ख़ानदान को रखा गया। तो ये आम जेल नहीं थी, ये प्राइवेट रेस्ट हाउसेज़ हैं। जो इमरान खान की जेल है वो छोटा सा कमरा है जो हुकूमत ने खुद रिलीज़ की तस्वीरें, जिसमें इमरान खान को वो सहूलियात नहीं दी जाती। तो जरदारी साहब ये बता रहे हैं कि हमारी जो जेल है वो शाही ख़ानदान वाली जेल है, यानी आप जैसा छुट्टी मनाने गए होते हैं ना, इसी तरह ये लोग छुट्टी मनाने के लिए गए हुए हैं जेलों के अंदर। इन्होंने सजाएं नहीं काटी। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है ना कि जरदारी साहब 13 साल जेल काट के आए, इमरान खान 13 साल जेल काटना, फिर बताना। सर 13 साल आप इमरान खान की 1 महीने वाली जेल काट के दिखाएं, 1 दिन वाली जेल काट के दिखाएं जो इमरान खान को जिस जेल में रखा हुआ है, तो आपके 13 साल और इमरान खान की 1 दिन की जेल सर एक बराबर है। और दोस्तों अब आपको खबर दें कि सोहेल अफरीदी ने पाकिस्तान की हुकूमत को टेक्निकली नॉकआउट कर दिया। आपने असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा कि करेंगे हम ऑपरेशन, और हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं। सोहेल अफरीदी ने पाकिस्तान की आवाम और जरगे में शामिल आवाम के सामने वो तमाम क्लिप्स चला दिए जिसमें आप डिनाई करते रहे, पहले मानते रहे कि हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं और बाद में आपने डिनाई करना शुरू कर दिया। अब सोहेल अफरीदी का ये जो खिताब था ना सर, ये पाकिस्तान के 78 वर्षों की जो पॉलिसी पाकिस्तान में कुछ लोग कंट्रोल करते रहे ना, इसका निचोड़ है। ये 10 नकात और ये 10 सवालात और किस तरह से टेक्निकली नॉकआउट किया है सोहेल अफरीदी ने। अपने खिताब में सोहेल अफरीदी साहब ये कहते हैं कि खैबर के मशीरान का इतनी बड़ी तादाद में जरगे में शिरकत करने पर शुक्रगुजार हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी वापस लाना इस रजीम चेंज ऑपरेशन और बैरूनी साजिश का हिस्सा था जिसके तहत 9 अप्रैल 2022 को इमरान खान की हुकूमत गिराई गई। दहशतगर्दी वापस लाना बंद कमरों का फैसला था। मुराद सईद की क़यादत हम चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि दहशतगर्दी को वापस ला रहे हो और पख्तूनों के सर का सौदा किया जा रहा है, पख्तूनों के सर पर कमाए जा रहे हैं डॉलर्स, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। ये जो मुराद सईद वाला मामला है ना, वो सवात में लोगों को मोबिलाइज करता रहा, चीखता रहा, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। आज भी सर वो रिकॉर्ड पे चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान में फैसले कहीं और हुए। और दोस्तों आज जो हुकूमत के मुतल्लिक और दहशतगर्दों के हवाले से एक निशानदही सोहेल अफरीदी ने की, ये बहुत ही तशवीशनाक है। वो ये कहते हैं कि हम जाएं तो जाएं कहाँ, बंदूक की नोक पर ही हमारे से खाना मांगते हैं। वो दहशतगर्दों की बात कर रहे हैं। अगर खाना ना दिया जाए तो ये हमें गोली मारने की धमकी दी जाती है, हमें मारते हैं, और अगर इन्हें खाना खिला दें तो सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस वाले आकर हमसे ये सवाल करते हैं कि तुमने इन दहशतगर्दों को खाना क्यों खिलाया।
यहां पर सवाल खाना खिलाने का नहीं है, दहशतगर्द मेरे घर तक पहुंचे कैसे, ये सवाल है। सिक्योरिटी फोर्सेस का काम बॉर्डर की हिफाजत करना है, मेरे घर तक आने में 50 चेक पोस्टें आती हैं, दहशतगर्द इन बॉर्डर को क्रॉस करके पाकिस्तान में कैसे दाखिल हुए, 50 चेक पोस्टें क्रॉस करते हैं, ये सब यहां तक कैसे पहुंचे, ये पाकिस्तान की आवाम का सवाल है। इनको रोका आखिरकार क्यों नहीं जाता और इन चेक पोस्ट के ऊपर सख्ती क्यों नहीं की जाती। जब मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारियों के लिए उन्होंने ड्रोन हमले किए और तैयारों से बमबारी शुरू की तो हमारे घरों से 21 जनाजे उठे। वो मीडिया जो सरकारी जरगे कवर करता है, इस मीडिया ने 21 अफराद को दहशतगर्द करार दिया। मैं गवाही देता हूं कि कौम गवाही देती है कि वो 21 लोग दहशतगर्द नहीं थे। जब ये ड्रोन हमले कर गए, जेट तैयारों से बमबारी कर चुके, लोगों को शहीद किया गया, तब एक बच्ची शहीद हुई, हमारे लोग शहीद हुए, बच्ची को लेकर सिक्योरिटी फोर्सेस के पास गए, उन्होंने इनके ऊपर गोलियां चला दी, 5 लोग मारे गए, शहीद हुए। ये सब मिलिट्री ऑपरेशन की राह हमवार करने के लिए किया जा रहा है। जब मेरे खिलाफ तमाम बयानियां शिकस्त खा गया तो मुझे खराब और गंदा करने के लिए वादी तेहरा ऑपरेशन शुरू किया गया। मैं इनको बताना चाहता हूं कि बर्फबारी हो रही है, तुम ऑपरेशन नहीं कर सकोगे, और मेरी एक ने ही सुनी और ऑपरेशन का ऐलान किया। उन्होंने कार्टून के जरिए प्रेस रिलीज जारी करके ऑपरेशन से भाग गए। कोर कमांडर और IGFC की सरबराही में 24 रुकनी कमेटी बनाई गई और फैसला किया गया कि इनखला किया जाएगा। जब ये अपने फैसले करते हैं तो इस पर कायम क्यों नहीं रहते। देखिए, ये पूरी चार्जशीट है पाकिस्तान में उन तमाम लोगों के खिलाफ जो इस ऑपरेशन को जस्टिफाई करते रहे। आप करें ऑपरेशन, ये पाकिस्तान में पाकिस्तान के अमन के लिए ज़रूरी है, लेकिन ऑपरेशन बार बार आखिर कब तक, और कब तक ये ऑपरेशन होता रहेगा। ये दहशतगर्द हमारे घरों में आखिरकार कैसे बैठे हुए हैं। सर, आप इस ऑपरेशन की बात करते हैं, जो ऑपरेशन दहशतगर्दों के खिलाफ होना चाहिए बलूचिस्तान में, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन जिस सूबे में आपको ऑपरेशन की जरूरत है वहां पर सर ऑपरेशन क्यों नहीं हो रहा। ये 12 मकामात के ऊपर आज दहशतगर्दों ने हमला किया, 140 के करीब दहशतगर्द मारे गए, आपके 18 के करीब जो जवान है वो शहीद हुए, जिसमें कुछ सिविल आम आदमी भी है, अवाम भी है। ये कुर्बानियां पाकिस्तान की अवाम आखिर कब तक देगी। जहां पे ऑपरेशन होना चाहिए वहां पे आप कहते हैं कि जनाब गवर्नेंस की कोई मिसाल नहीं है। आपका वज़ीर आला अगर रोकर दिखाएगा तो आप कहेंगे कि जनाब कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। लेकिन एक बंदा आपको आपकी पॉलिसी दुरुस्त करने की बात करता है तो उसे मुल्क का सबसे बड़ा गद्दार जो है करार दिया जाता है। देखें, हमने 78 वर्षों में कुछ नहीं सीखा, ये बाज नहीं आएंगे, ये काम यही इसी तरह करते रहेंगे। और इन हमलों के ऊपर अब तो सर दुनिया के अखबारात आपको बता रहे हैं कि इस जो टाइम्स ऑफ इसराइल ने भी लिखना शुरू कर दिया कि ये बेहतरीन मौका है। और बलूचिस्तान के अंदर ये जो ग्रुप्स एकदम से एक्टिव हुए, इसका इसराइल से क्या ताल्लुक है, भारत से क्या ताल्लुक है। उनके ताल्लुकात तो सर ठीक होते गए, लेकिन हमारे ताल्लुकात हमने सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने तक जो है महदूद रखे। अगर आज हम अमेरिका के अंदर अपनी नेशनल पॉलिसी को पाकिस्तान के तनाजुर में देखें तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने 1-1.5 बरस पहले जब डोनाल्ड ट्रंप के आने की बात शुरू हुई और डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार में कदम रखा, तो मैंने उस वक्त ये कहा था कि पाकिस्तान की हुकूमत को वाइट हाउस के अंदर जो एक्सेस है वो हासिल करना चाहिए, पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी चाहिए। लेकिन हमें क्या पता था कि ये अपॉर्चुनिटी ज़रूर क्रिएट करेंगे और वो कुछ अफराद के लिए होगा। इसका सर पाकिस्तान की आपकी नेशनल पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं है। हम कब तक इस्तेमाल होने के लिए तैयार रहेंगे, कब तक हम डॉलर्स के लिए या अपनी मईशत को सहारा देने के लिए। देखिए, इससे ज़्यादा जुल्म इस मुल्क के साथ क्या होगा। मेरे मुल्क का जो मेरा वज़ीर आज़म है वो क्या कहता है, चलें वो फॉर्म 47 वाला ही सही, लेकिन वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, वो क्या कहता है कि मजबूरी है। दुनिया जब हम उनके पास जाते हैं तो वो हमें इस नज़र से देखते होते हैं कि मांगने वाले आ गए, जैसा कोई भिखारी को देखता ना कि यार है फिर मांग लेगा, वो हमें देखते हैं। हम मजबूरी है, मजबूरी में मांगना पड़ता है। बेगर्स कांट बी चूजर्स, ये आपकी स्टेटमेंट थी। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव दुनिया के प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर हमारे लिए भीख मांग रहा है। हम क्यों अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सकते। पाकिस्तान के पास सर क्या नहीं है, मौसम सारे आपके पास बेहतरीन ज़रूरी ज़मीन है जिसका आपने बड़ा कर दिया। आज किसान जो है वो अपनी फसल को आग लगाने पर मजबूर हो गया। इस मुल्क के अंदर माफियाज की सर हुकूमत है और माफियाज क्या कर रहे हैं, पहले चीनी को एक्सपोर्ट किया जाता है कि जनाब बहुत वाफर मकदार में चीनी इस वक्त मुल्क के अंदर मौजूद है, और फिर कहा जाता है कि किल्लत हो गई है, हमें दोबारा इंपोर्ट करनी है, और फिर सब्सिडी जारी कर दी जाती है। आप किसान को उसका हक नहीं देते। किसान खड़ा रहता है आपकी मिल के बाहर, इंतजार करता है कि खुदा के लिए हमारी जो फसल है इसको खरीद लो, ये खुश्क हो रही है। गन्ने की सर एक लाइफ होती है ना, अगर वो धूप में आप गन्ने की फसल को, और वो ट्रक जो लाइन से एक लाइन लगी होती है इनकी रमज़ान शुगर मिल और बाकी मिल्स के सामने, वो नहीं खरीदते। और वो क्यों नहीं खरीदते कि जब तक इनकी चीखें ना निकलें और जब तक इनको ये एहसास ना हो जाए कि अगर हमने औने पौने अपनी इस फसल को ना बेचा तो हम इससे भी जाएंगे। क्योंकि सर गन्ने को तोल के लिया जाता है कि उसमें रस कितना है।
وہ جب رس جو ہے وہ اڑ جاتا ہے اور اس کے قریب ہوتا ہے، ویپوریٹ ہونا شروع ہوتا ہے، تو پھر یہ اونے پونے کسان بیچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ گندم کے بھی یہی حالات ہیں، اسے پتا ہوتا ہے کہ اگر میری گندم نہ بکی اور جو فصل کو تیار کرنے کا یعنی بیج کا جو ٹائم ہے وہ جا رہا ہے، وہ بیچارہ کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار میں نے کسی سے قرضہ لیا ہے، کچھ ایسے مسائل ہیں، جتنے ریٹ مجھے مل رہا ہے میں لے لوں۔ اور پیسہ کون کما رہا ہے؟ مل مالکان، جہاں پہ آٹا پیسا جاتا ہے 6,000 روپے کی جو بوری مل رہی ہے، سر فائدہ تو ان مافیاز کو پہنچ رہا ہے۔ ہمارے پاس کیا کچھ نہیں تھا، موسم، ٹورزم، عمران خان کے دور میں سے ٹورزم کی اپنے بات سنی، آج یہ حکومت آئی ہے، آج کمپیریزن کرنے نہ کر لو۔ عمران خان کو تو 900 کچھ دن حکومت ملی تھی، تمہارے تو 900 سے زائد دن اب ہو چکے ہیں۔ پاکستان آج ٹریک پر کیوں نہیں آ رہا؟ ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کا سر قرضہ بڑھ رہا ہے، ہماری سر اگلی 3 نسلیں 3,30,000 روپے آپ قرضہ ان کے اوپر آئے، لیکن ہمیں کہا جاتا ہے کہ سر یہ سچ بولتے ہیں ان کو مار دو، یہ غدار وطن ہے، یہ پالیسی پہ بات کرتا ہے، یہ پاکستان کا دشمن ہے۔ یہ جو معاملہ ہوا ہے نا، یہ جاوید ہاشمی صاحب والا ان کے گھر پہ، میں تو آپ یقین کریں الفاظ نہیں میرے پاس میں اس کو بیان بھی کر سکوں کہ ایک بیٹا ان کا پوتا نواسا یا پوتا ان کی گود میں بیٹھا ہے، اس کے سر پہ چوٹ لگی ہوئی ہے۔ یار ہم کون لوگ ہیں پاکستان کی بات کریں؟ اگر انہوں نے کچھ غلط کہا تو ان سے اس کے ثبوت مانگیں، قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ اگر واقعی انہوں نے کچھ غلط کہا اور کسی حملے کی بات کی ہے، کسی فوجی کے شہید ہونے کی بات کی ہے، مارے جانے کی بات کی ہے، کسی آپریشن کی وہ بات کر رہے ہیں اور اس میں کوئی حقیقت نہیں، تو کارروائی کریں۔ قانون سر جب تک آپ اپنی مرضی سے استعمال کریں گے نا، اور قانون کے مطابق، قانون کی منشا کے مطابق جو ہے وہ خود سے آٹومیٹکلی جب تک آپ ایکٹیو نہیں ہونے دیں گے، یہی کچھ ہوگا، یہی مناظر آپ پاکستان کے اندر دیکھتے رہیں گے۔ دوستو، بلوچستان میں حملوں کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ میر سرفراز بگٹی صاحب یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کے ساتھ مقابلے میں 17 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ جی ان کے درجات بلند کرے، یہ اس قوم کے شہید ہیں، یہ اپنے پاکستان کے جو چیف ایگزیکٹیوز اور باقی لوگ جو ہیں ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے شہید ہو رہے ہیں۔ ان میں ان 17 فیملیز کا کیا قصور ہے؟ یہ 17 افراد شہید نہیں ہوئے، یہ 17 خاندان شہید ہو گئے۔ اب ان کا سربراہ کون ہوگا؟ ان کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ وہ باپ جو آج مادر وطن پر قربان ہو گیا، اس کے بچے ساری عمر راستہ جو ہے وہ دیکھیں گے کہ ان کا باپ آئے گا، ان کی ماں ساری عمر ان کو قصے سنائے گی کہ تمہارا باپ کیسا تھا، تمہارا بھائی کیسا تھا، تمہارا بیٹا کیسا تا۔ یہ تمام قصے جو ہیں وہ سنائے جائیں گے۔ 145 دہشت گرد جو ہیں جہنم واصل ہوئے، اللہ تعالیٰ جی ان کو غرق کرے، ان کے ارادوں کو غرق کرے، اور ان لوگوں کو جو پاکستان کے خلاف دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اور آزادی کا نعرہ لگا کر پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں، یہ کہاں کی آزادی کی جنگ ہے؟ کیا آپ اپنے وطن کے خلاف جو ہے دہشت گرد بن جائیں، معصوموں کو ماریں، بینکوں کو لوٹیں؟ 31 معصوم شہریوں کو شہید کیا گیا گوادر میں۔ یہ اچھا، یہ نمبر 18 سیکیورٹی کے، 18 سیکیورٹی کے، 31 الگ ہیں، یہ میں آپ کو تسیس کی کر دوں۔ دہشت گردوں نے 31 معصوم شہریوں کو شہید کیا۔ یہ کہاں کی آزادی کی جنگ ہے؟ کس ملک کی آزادی کی تم بات کرتے ہو؟ پاکستان سر 1947 میں آزاد ہو گیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ آج بھی ہم اپنی آزادی کی، حقوق کی آزادی کی جنگ جو وہ لڑ رہے ہیں۔ گوادر میں دہشت گردوں نے 5 خواتین اور 3 بچوں کو شہید کیا ہے۔ شہید ہونے والی فیملیز کا تعلق خوزدار سے تھا اور وہ بلوچ تھے۔ یہ خود کو بلوچ کہتے ہیں، لیکن یہ بلوچ نہیں، دہشت گرد ہیں۔ یہ بگٹی صاحب نے یہ باتیں کہی ہیں، لیکن جو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ یہ جو دہشت گرد ہیں یہ بھارت کی پراکسیز ہیں، اسرائیل کی پراکسیز ہیں، اور ان کی نظر اس وقت ایران کے اوپر لگی ہوئی ہے، اس خطے پہ لگی ہوئی ہے۔ تو سر یہ ویک اپ کال ہے۔ آج آپ اگر آنکھیں بند کر لیں گے اور کہیں گے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، تو سر آپ حالات کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ افغان سرزمین بھی پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ اطلاعات ہیں کہ دہشت گردوں کے ساتھ افغان بھی اس کے اندر شامل ہیں، اور آج بشیر زیب، رحمان گل اور اللہ نظر افغانستان میں موجود ہیں۔ یہ انہوں نے ان کے نام دیے ہیں جو اس وقت پاکستان میں دہشت گردی میں اس وقت ملوث پائے جاتے ہیں۔ دوستو، پنجاب سے جانے والے راستے مکمل بند ہیں، اور ڈی سی کمشنر ڈی جی خان کے مطابق بلوچستان جانے والے شاہراہ براستہ فورٹ، منرو، تونسا، موسیٰ خیل روڈ بند کر دی گئی ہے، اور فی الحال مسافر ڈی جی خان کے راستے بلوچستان نہیں جا سکتے۔ تو اگر ہم اپنے ملک میں نہیں جا سکتے تو پھر فیصلہ کریں نا، پالیسیز کو ٹھیک کریں، حالات کو ٹھیک کریں، اور آج جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دوستو، میں آپ کو ایک انٹرنیشنل خبر بھی دے دوں، اور اس پر تفصیل سے ہم بات عرفان ہاشمی ٹاکس میں بھی کریں گے۔ اور دوستو، تفصیلات کے مطابق نریندر مودی کا نام بھی جی ایپسٹائن فائلز میں آ گیا، اور امریکہ کے بدنام زمانہ سیریل، یہ لفظ میں استعمال اس لیے یہاں پہ نہیں کروں گا کیونکہ کمیونٹی گائیڈ لائنز ہیں، لیکن جس طرح سے کم سن بچوں کو ٹارگٹ کیا گیا، اس میں انسانی سمگلر جیفری ایپسٹائن کی یہ فائلز کا حال احوال ہے، اور اس میں نریندر مودی کا نام بھی جو ہے وہ شامل ہو گیا ہے۔
9 जुलाई 2019 को एक ईमेल में क्या लिखा गया, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और दुनिया में ये जो बड़े बड़े जो फैसले कर रहे हैं दुनिया की तकदीर का, अपने ममालिक के अंदर अपनी आवाम का और दुनिया की मुख्तलिफ कौमों का, उसमें आपके कुछ ऐसे आलमी करैक्टर्स हैं जिनके बारे में ये इंकशाफात हो रहे हैं। इसके अंदर जी एक ईमेल सामने आई जिसमें क्या लिखा हुआ है, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी took advice and danced and sang in Israel for the benefit of the US president. They had met a few weeks ago and it worked. तो इसका मतलब ये है कि आपका ताल्लुक जो है वो उनके साथ है। वैसे अगर ये ईमेल सामने ना भी आए तो दुनिया को मालूम है कि इनका गठजोड़ कैसा है और ये अपनी निजी महाफिल के अंदर क्या बात करते हैं। इनका सबका एजेंडा जी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सिर्फ नहीं है, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। ये जो हम चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और नेशनलिज्म का नारा लगाते हैं, वहाँ पे आपको मज़हब की जो जंग है वो आपको आलमी मंजरनामे पे जो नज़र आ रही है, असल में तो जंग ये है। इसराइल इस्लाम के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा है। इसराइल का मामला सिर्फ गज़ा का नहीं है, इसराइल का मामला इस्लाम के ख़िलाफ़ है। इसराइल का मामला जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि तमाम मुस्लिम दुनिया के ख़िलाफ़ है। इसलिए उनकी जो प्रॉक्सीज़ हैं, ताकतवर जो प्रॉक्सीज़ हैं और जो उनके बगल बच्चे हैं या उनके उस ग्रुप में शामिल हैं, वो मुसलमानों को डिवाइड करके रूल कर रहे हैं। और आपको इसकी एक एग्जांपल जो है वो एक ईमेल के अंदर एक नरेंद्र मोदी के हवाले से स्टेटमेंट में नज़र आ गई। दोस्तों, अहम निकात क्या है इसके, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इससे मशवरा लिया, फिर इसराइल गए जहां उन्होंने अमेरिकी सदर के फ़ायदे के लिए रक्स और गाना किया और एप्स्टाइन के अल्फाज में सब कामयाब रहा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 4 से 6 जुलाई 2017 के दौरान इसराइल के दौरे पर थे। एप्स्टाइन ने ये ईमेल सिर्फ 3 दिन बाद लिखी। इसराइल के दौरे से बिल्कुल पहले यानी 25-26 जून 2017 को मोदी ने अमेरिका में उस वक्त के अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। जेफरी एप्स्टाइन की ईमेल्स को जोड़कर देखा जाए तो ये तासुर मिलता है कि मोदी ने जून 2017 में अमेरिका के दौरे के दौरान एप्स्टाइन से मशवरा किया। इसके एक हफ्ते के बाद 4-6 जुलाई मोदी इसराइल पहुंचे और एप्स्टाइन के मुताबिक उस मशवरे पर अमल करते हुए वहां उन्होंने यानी सेलिब्रेट किया होगा। इन हक़ाइक़ को सामने रखते हुए ये बात वाज़ेह होती है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी का जेफरी एप्स्टाइन से गहरा और तवील ताल्लुक़ रहा, जो भारत के लिए इंतहाई शर्मनाक है। ये मामला कौमी वक़ार और बैनुल-अक़वामी साख से जुड़ा हुआ है, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को जवाब देना होगा, चूँकि ये बात जो है ये की है जी कांग्रेस ने, और कांग्रेस ने अब इसे अपने मुल्क के अंदर एक नेशनल डिबेट के तौर पर जो है ये सवाल उठाया है। कांग्रेस ने जो सवाल किया, नरेंद्र मोदी जेफरी एप्स्टाइन से किस नौइयत का मशवरा ले रहे थे, मोदी इसराइल में रक्स और गाना क्यों कर रहे थे और इससे डोनाल्ड ट्रंप को क्या फ़ायदा हुआ। एप्स्टाइन ने यह भी लिखा कि इट वर्क्ड, इसका क्या मतलब है, ये देखना होगा। और ये भी इंटरेस्टिंग इसमें मामला ये है कि इसका पाकिस्तान और भारत की जंग से आखिरकार क्या ताल्लुक है। सर, फिर कुछ भी हो सकता है ना। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।